हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू मस्ती पे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडल सेट चेक द्वारा जारी किया गया है उसे आगे करते हैं। तो प्रश्न संख्या 31 जो है वो रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिस एल्त्सिन। ये जो बोरिस एल्त्सिन थे वो पहले राष्ट्रपति थे। जैसा कि आपको पता ही होगा 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है और उस समय राष्ट्रपति जो हैं वो मिसाइल गोर्बाचेव होते हैं और विघटन होने के पश्चात रूस के प्रथम राष्ट्रपति का खिताब जो है वो बोरिस एल्त्सिन को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से विश्व राजनीति का स्वरूप कैसा हो जाता है। तो एक ध्रुवीय हो जाएगा, यूनिपोलर। क्योंकि अगर हम बात करें 1991 से पहले तो पूरा विश्व जो है वो दो ध्रुवों में बटा हुआ था। एक ध्रुव का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, वहीं दूसरे ध्रुव का नेतृत्व जो है वो रूस कर रहा था। लेकिन 1991 में शीत युद्ध के ख़त्म होने के साथ सोवियत संघ का बंटवारा हो जाता है और इस प्रकार से संपूर्ण विश्व जो है एक ध्रुव बन जाता है और सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका उभर के बाहर आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1957 में यूरोपीय ब्लैंक्स समुदाय की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आर्थिक हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वह है, विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन जो है उसका कार्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के भीतर है। राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता ही होगा अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 10 होती है, वहीं स्थायी सदस्य जो हैं वो 5 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री ब्लैंक्स ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1991 में किया। तो 1991 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो अपने मनमोहन सिंह थे उस समय वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में भाई नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लिट्टे एक उग्रवादी संगठन है। तो जो LTTE लिट्टे है वो एक श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, सार्क ब्लैंक्स में अस्तित्व में आया। तो सार्क जो है वो 1985 ईस्वी में अस्तित्व में आया। आपको पता ही होगा सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू नेपाल के अंदर आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, हरित क्रांति से ब्लैंक्स को विशेष लाभ पहुंचा। तो हरित क्रांति से आपको पता ही होगा किसको लाभ पहुंचा। तो इसे ऑब्वियस सी बात है कृषि को ही लाभ पहुंचा है। ये 1967-68 के भीतर भारत में आता है और भारत में इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं वो MS स्वामीनाथन होते हैं। और इससे खास करके पंजाब और अपना जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसमें गेहूं का उत्पादन काफ़ी तीव्रता से बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1987 में ब्लैंक्स के राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत से शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा ये 2 मार्क्स का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में है, मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में है ये। तो गुट निरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है। हमारा आंसर हो जाएगा, गुट निरपेक्ष वैसे देश होते हैं जो दूसरों देशों के बीच युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं तथा उसे अंत करते हैं। वहीं तटस्थता से हमारा तात्पर्य वैसे देशों का समूह जो कि दूसरे देशों के युद्ध से कोई लेना देना नहीं रखते। तो आप आंसर समझ सकते हैं कि गुट निरपेक्ष वैसे देशों का समूह होता है जो कि दो देशों के बीच यदि युद्ध हो रहा है तो उसे टालने का प्रयास करते हैं और अंत भी करते हैं। लेकिन अगर कोई तटस्थ देश है तो दूसरे देशों के बीच हो रहे युद्ध से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझ सकते हैं कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है तो अमेरिका इस युद्ध को टालने का प्रयास करता है, तो हम कह पाएंगे कि अमेरिका एक गुटनिरपेक्ष देश है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच यदि युद्ध हो रहा है और चीन को इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है तो हम कह पाएंगे कि चीन एक तटस्थ देश है। ये एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ग्लासनोस्ट से आप क्या समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्लासनोस्ट होगा, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है देखिए, गोर्बाचेव जो कि 1991 में राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के,
तो गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में एक नीति लागू की गई जिसे ग्लास्नोस्त के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत लोगों को राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों में सहभागिता दी गई, जिसके आधार पर इन विषयों पर विचार व्यक्त करने का अधिकार का स्वतंत्रता उन्हें मिली। अगर हम एक शब्द में कहें तो बेझिझक बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार को ग्लास्नोस्त कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है कि जो सोवियत संघ के भीतर नागरिक थे, जितने भी लोग थे, उनको आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे पे बेझिझक बोलने की आज़ादी जो प्रेसिडेंट थे गोर्बाचेव उनके द्वारा दी गई, और इसी को ग्लास्नोस्त के नाम से जाना जाता है। ये सुधार था और यही सुधार को ग्लास्नोस्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो देख सकते हैं फ्रेंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों से है, ह्यूमन राइट से है इसका संबंध। स्थापना कब हुआ? तो 1961 में लंदन के अंदर होता है। और देखिए स्थापना का कारण क्या है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना का जो मुख्य कारण है वो देखिए 1961 में लंदन में गलत आरोपों पर जेलों में सज़ा काट रहे कैदियों को रिहा करने के एक अभियान के अंतर्गत हुई थी। तो समझ सकते हैं आप, लंदन में क्या होता है कि जेल में बिना गलती किए हुए कैदियों को सज़ा दिया जा रहा था, और उन्हीं के अधिकारों के लिए 1961 ईस्वी में एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, डोकलाम विवाद क्या है? तो डोकलाम देखिए फ्रेंड्स, डोकलाम जो है हमारा एक पठार है जो दोनों भूटान और चीन अपने क्षेत्र मानते हैं। डोकलाम भूटान की हा घाटी, भारत के पूर्व सिक्किम जिला और चीन के यादुंग घाटी के बीच में है। देखिए डोकलाम एक पठार है जो कि भूटान, चीन और भारत तीनों से बाउंड्री शेयर करता है, और भूटान और चीन इस पे अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। और आजकल हाल ही में यहाँ पे काफ़ी विवाद भी चल रहे हैं। अपने रक्षा मंत्री जो हैं वो अभी हाल ही में वहाँ पे गए भी थे। मैं आपके सामने मैप भी दिखा देता हूँ कि ये क्या है मुद्दा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैप में आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडिया है, और यहाँ पे ये चीन का बॉर्डर है। ये जो बॉर्डर है वो चीन का है, वहीं ये इंडिया का बॉर्डर है, और अपना जो राज्य है सिक्किम है ये, और यहाँ पे ये भूटान है। तो देखिए ये जो है वो तीनों में पड़ता है, और भूटान जो है यहाँ अपना दावा प्रस्तुत करता है, जबकि चीन जो है वो अपना दावा प्रस्तुत करता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो आपको पता ही होगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। तो वो अपना वैसे तो 6 हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 लिखना है, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पता ही होगा, चुनाव चिन्ह हाथ छाप, और जनता पार्टी का अपना कमल छाप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी संगठनों को मिलाकर के कहलाता है यूपीए, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य पार्टी को मिला दें तो वो कहलाता है एनडीए, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो, दूसरी दुनिया का अभिप्राय क्या है? तो फ्रेंड्स दूसरी दुनिया से क्या मतलब है? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार 2 गुटों में विभाजित हो गया। पहला अमेरिकी गुट, यहाँ पे गुट होगा फ्रेंड्स, मैनेज कर लीजिएगा, एवं दूसरा सोवियत संघ गुट। अमेरिकी गुट में सम्मिलित देशों को मिलाकर पहली दुनिया बनी, वहीं सोवियत गुट में सम्मिलित देशों को दूसरी दुनिया के नाम से पुकारा गया। तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि सेकेंड जो वर्ल्ड वार था उसे समाप्त होने के बाद पूरा दुनिया जो है वो 2 खेमों में बट गया। पहला खेमा का नेतृत्व जो है वो अमेरिका कर रहा था, वहीं दूसरे खेमे का नेतृत्व जो है वो सोवियत संघ यानी कि रूस कर रहा था। और इसी दूसरे खेमे को, जो कि जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था, उसी को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो है, भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया? तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो आंसर है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, लगभग 21 महीनों की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पे भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। तो भारत में पहली बार आंतरिक संघर्ष की वजह से
जो आपातकाल है वो 1975 से 77 के दौरान अपनी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लगाया गया था और यह लगभग 21 महीनों तक चला और भारत में सबसे लंबा आपातकाल यही रहा है। हालांकि भारत में अभी तक 3 आपातकाल लग चुके हैं और आपातकाल जो है वो भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेदों 352, 356 और 360 के अंतर्गत आता है। अगर 352 का बात करें तो ये जो है वो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। 356 का बात करें तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यानी कि राज्य के आपात से। वहीं 360 का बात करें तो ये वित्तीय आपात से संबंधित है। आज तक हमारे देश में वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? तो एक ध्रुवीय विश्व यानी कि 1991 ईस्वी में शीत युद्ध का अंत होता है। शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में उसकी बराबरी का कोई भी नहीं रहा। इस घटना के बाद के दौर को एक ध्रुवीयता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स 1991 ईस्वी के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो संपूर्ण विश्व में एक ही शक्ति का दबदबा होता है जो कि अमेरिका होता है और इसी घटना को एक ध्रुवीयता कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, कांग्रेस सिंडिकेट का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एक्चुअली के अंदर 12 नवंबर 1967 को इंदिरा गांधी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी का अंत में विभाजन हुआ। साथ ही इंदिरा गांधी ने एक प्रतिद्वंदी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कभी कभी अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट और इंदिरा गुट को इंडिकेट कहा जाता है। एक्चुअली में फ्रेंड्स जब इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही तो पार्टी से इनका कुछ विवाद हो गया और फाइनली पार्टी जो है 1967 के भीतर विभाजित हो जाती है और इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बनती है जिसे सिंडिकेट या फिर इंदिरा गुट या फिर इंडिकेट के नाम से जाना जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब पार्टी का विभाजन होता है तो जो इंदिरा के नेतृत्व में पार्टी बनती है उसी को सिंडिकेट या इंदिरा गुट या फिर इंडिकेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आज़ाद भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।